अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने बाकी जितने भी ड्रामाटिस्ट है एलिज़ाबेथन एज के उसको डिस्कस करना है। पिछले वीडियोस में हमने यूनिवर्सिटी वीट्स को एंड देन फिर शेक्सपियर को और उसके बाद आफ्टर द शेक्सपियर बेन जॉनसन को हमने डिस्कस कर लिया है डीपली। अब बाकी जितने माइनर ड्रामेटिस्ट थे एलिज़ाबेथन एज और जैकोबियन एज, क्योंकि इस टाइम व्हेन दीज राइटर्स वर राइटिंग देयर ड्रामास, तो इट वाज द रेन ऑफ जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। उसका बिकॉज कि क्वीन एलिज़ाबेथ वो मर चुकी थी, तो हम जैकोबियन ड्रामा भी कह सकते हैं इसको, या फिर लेट एलिज़ाबेथियन ड्रामा भी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वी हैव अ ड्यू ऑफ द टू, फ्रांसिस ब्यूमेंट एंड जॉन फ्लेचर। सो फ्रांसिस ब्यूमेंट जो था वो ही वाज बोर्न इन सेसेक्स, वो सेसेक्स में पैदा हुआ था। ही वाज बोर्न इन सेसेक्स एंड मे हैव गेट हिज एजुकेशन एट कैम्ब्रिज। उसने कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन उसने मुकम्मल की थी, हासिल की थी। और इसने जो था और फिर ये तकरीबन फिर वापस लंदन आया और वहाँ पर ही टेक्स इंटरेस्ट इन द लिटरेरी लाइफ एंड 16 और फिर उसके बाद जो था सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट द ब्यूमेंट बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेचर एंड 1625 में वो फिर प्लेग से ही डाइड ऑफ अ प्लेग। He died of a plague in 1625। अब यहाँ पर ये तो उसकी बात हो गई, फ्लैचर की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी कोलीग ब्यूमेंट की बात कर लेते हैं, सो हु प्रोबेबली was one of the most accomplished of the two and was most able person of these two due ये जो पेयर्स थे इनमें। तो इसकी जो एजुकेशन थी वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड में इसकी एजुकेशन हुई थी। ही हैज़ completed his education in Oxford and उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो इनर टेम्पल में he entered into the inner temple में he admitted himself and he devoted himself to the life of literature। so एक्चुअली ये भी तकरीबन उसी महीने मर गया था जिस महीने शेक्सपियर की डेथ हुई थी एंड वाज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे। ये दोनों जो थे ब्यूमेंट एंड फ्लेचर, इन दोनों ने एक्सेल किया। they excelled in comedy। They excelled in comedy they excelled in comedy of London life। they excelled in comedy and especially they were presenting the life of London in their comedies। So the influence, so they both felt the influence of Shakespeare and Johnson, but their plays are generally more specific। They are mainly ट्रेजी दे आर मेनली ट्रेजी कॉमेडी उन्होंने राइटिंग की थी। और क्योंकि इसमें हमारे पास स्ट्राइकिंग इंसिडेंट है, स्टेज के इफ़ेक्ट्स भी है एंड द प्लॉट सस्टेन इंटरेस्ट एंड प्लॉट में जो इंसिडेंट थे वो भी बिल्कुल जो थे वो भी लाइवली थे। तो हमारे पास एक प्यूरिटन का एक प्रोज राइटर है विलियम ब्राउनी, तो वो इसके कार को इनके काम को वो डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करता है और साथ में ये भी कहता है कि इनके जो करैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो करैक्टर्स पर नहीं है, वो इंसिडेंट पर है। और उसके अलावा यहाँ पर इनके प्लेस में हमें वीटी डायलॉग्स
वीटी डायलॉग्स ये भी हमें मिलते हैं। और इन प्लेस में अटेन अ हाई लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी इन देयर स्टाइल बट दे लेक शेक्सपियर वेल्थ ऑफ इमेजरी। उसमें जो शेक्सपियर ने जो इमेजरी इस्तेमाल करता था वह उसमें नहीं थी। तो जो इन दोनों का जो काम था, टिपिकली जो उन्होंने कॉमेडीज़ लिखे थे उनमें हमारे पास एक है अ किंग एंड नो किंग 1611 में। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी कॉमेडी है जिसको ड्राइडन ने भी सबसे बेहतरीन कॉमेडीज़ करार दिया था इन सब में, वो था द नाइट ऑफ बर्निंग पिसल, जिसको प्रोड्यूस किया था 1607 में। इस तरह से ये, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो क्लियर नहीं है। और इसके अलावा एक और फार्स उन्होंने प्रोड्यूस किया था जिसको नाम दिया गया था स्क्रॉनफुल, द स्क्रॉनफुल लेडी। ये तकरीबन 1613 से लेकर 1616 तक ये लोग इस फार्स को प्रोड्यूस करते गए। और इसके बाद उन्होंने कुछ, ये सब जो था तकरीबन हम इसको कॉमेडी में हम इसका ज़िक्र कर सकते हैं कि ये सारे कॉमेडीज़ थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रेजिडीज़ भी प्रोड्यूस की थी। और ट्रेजिडीज़ में उन्होंने कौन कौन से ट्रेजिडीज़ लिखे थे? उन्होंने ट्रेजिडीज़ में द मेड ट्रेजिडी में उनका क्या था? द मेड ट्रेजिडी, और इसके अलावा फिर दूसरी ट्रेजिडी जो थी फिलेस्टर एंड जो तीसरी, और ये फिलेस्टर एक्चुअली रेमिसेंट है ऑफ द 12th नाइट की। और एक और भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था द faithful shepherdess। ये था, ये इन दोनों का ब्यूमेंट एंड फ्लेचर का वर्क था और इन्होंने ये सब कुछ लिखा था। इसके अलावा जब हमारे पास दूसरा जो नेक्स्ट अदर ड्रामेटिस्ट में आता है वो है हमारे पास जॉर्ज चैपमन। George Chapman, 1559 is the year of his birth, and 1559 and then 1634 वो हीचन में पैदा हुआ था। और उसके बारे में हम, उसके पर्सनल डिटेल के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, देयर इज़ नो रिकॉर्ड। लेकिन हमें ज़रूर पता है कि ही टुक पार्ट इन द लिटरेरी लाइफ ऑफ हिज टाइम एंड फॉर हिज नेम अपेयर इन द स्क्वेबल ऑफ हिज ट्रीप। और उसके बाद फिर उसमें लंदन में उसकी डेथ हो जाती है। ही मे हैव बीन द ऑथर ऑफ द ब्लाइंड बैगर, of Alexandria, The Blind Beggar of Alexandria 1569 में उसने ये प्रोड्यूस किया था। सेकेंड उसने उसके बाद was followed by many more both comical and tragical, जिसमें उसने
Charles, Duke of Byron, the Duke of Byron, and then the third play, the tragedies, you know, the tragedies of Chabut 1613 में। और इसके अलावा फिर उसने कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे थे, जिसमें से ऑल फूल्स, और एक और था जिसकी वजह से बेन जॉनसन को भी सज़ा हुई थी, और इसमें चैपमैन भी था, एडवर्ड ईस्टवुड हु। तो ये ड्रामा उसने लिखा था। तो अगर हम उसकी जॉनसन और ये जॉनसन, ये जो था चैपमैन, इन तीनों का काम था जो लिखा गया था, जो किंग जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। चैपमैन, जॉनसन एंड मार्स्टन, इन तीनों का ये काम था जिन्होंने इस कॉमेडी को लिखा था, और बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया था किंग जेम्स को, जिसकी वजह से इन सबको जेल भी हुई थी। उसके अगर हम बात कर लेते हैं, चैपमैन की बात करते हैं, तो वहाँ यहाँ पर इसके काम में हमें कॉम्पिटेंस मिलता है, और कॉम्पिटेंस के अलावा यहाँ पर वैरायटी हमें मिलती है, डिफरेंट वैरायटी भी है यहाँ पर। और इसमें कॉमिक और ट्रेजिक सीन दोनों हमें इसके वर्क में मिलते हैं। कॉमिक सीन भी है और ट्रेजिक पावर भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया था। और इसके अलावा जो चैपमैन ने की थी ट्रांसलेशंस ऑफ द होमर, इसने ट्रांसलेशन ऑफ द होमर्स भी की थी, ट्रांसलेशंस ऑफ द होमर, ये भी उसने किया था। हमारे पास जो अगला जो ड्रामेटिस्ट है इस एज का, उसको हम जॉन मार्स्टन कहते हैं। और जॉन मार्स्टन कोवेंट्री में पैदा हुआ था, उसने ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन हासिल की थी, और फिर वो एक अहम लिटरेरी फिगर ऑफ लंदन बन चुका था। मॉडर्न जो था वो सैनिकन स्कूल से था। सैनिकन ट्रेजेडी जो एरिस्टोटल को, या जो क्लासिकल के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको हम सैनिकल ट्रेजेडी कहते हैं। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन थी, इसमें इसकी ट्रेजेडीज़ में बहुत ज़्यादा वायलेंस था, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे, और साथ में ये melodramatic tragedies, they were the melodramatic tragedies, ये थी। और लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये मेलोड्रामेटिक ट्रेजेडीज़ थी, लेकिन इसमें इम्प्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा था। एंड यहाँ पर इसमें जो दे इम्प्रेस्ड हिज ओन जनरेशन, अपने जो जनरेशन था, अपने वहाँ पर जो देखने वाले उस टाइम के जो ऑडियंस थे, उसको उसने काफ़ी इंस्पायर किया था, काफ़ी उनको इम्प्रेस्ड भी किया था, जिसकी वजह से जॉन मार्स्टन का जो शुमार होता है उन दिनों में जॉनसन के साथ किया जाता है। और उसने कुछ ड्रामास को प्रोड्यूस किए थे, लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि उसमें एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा थी। इनके जॉन मार्टिसन के वर्क में एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा थी, उसमें एक्सेसिव स्पीचेस थी, बहुत लंबी लंबी स्पीचेस थी, जिसकी वजह से इनका जो ड्रामा था ये फिर वो बिलो द बेल्ट आता है, और इतना कोई स्टैंडर्ड फिर उसको नहीं मिलती। तो यहाँ पर उनके वर्क्स को लिखते हैं एंटोनियो एंड मिलीडा। सेकंड नंबर पर है हमारे पास एंटोनियोज रिवेंज। थर्ड नंबर पर है हमारे पास यहाँ पर जो उसने लिखी थी द
जो एक्चुअली एंटोनियन रेवेंज में उसने जो जॉनसन की जो पोइस्टर्स थी पोइटेस्टर्स थी उसको उसने रिडिकुल किया था और वहाँ पर उसने उसी का मजाक उड़ाया था। एक्चुअली एक इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स टू द बेन जॉनसन वर्क द पोइटेस्टर जो उसने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में ज़िक्र किया है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं थॉमस डेकर। अब थॉमस डेकर जो है वो 1572 में पैदा हुआ और 1632 में इट वाज द ईयर ऑफ हिज डेथ। वो लंदन में पैदा हुआ और वेयर हीज लाइफ वाज पास्ड एज अ लिटरेरी हैक एंड प्ले राइटर। वो एक्चुअली एक हैक राइटर था। अब हैक राइटर उसको कहते हैं जो पैसे के लिए लोगों को पैसे के लिए मतलब चीज़ें लिखते हैं, चाहे पम्फलेट हो, आर्टिकल हो या ड्रामा। उसके असल मकसद किसी को अपने लिए कुछ काम नहीं करना था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मनी। उसका कंटेंट जो था उस पर वो ज़्यादा कंसिड्रेशन नहीं करता, ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि वो वही चीज़ लिखता है जिससे जो लोग उससे डिमांड करते। तो डेकर जो है वो अगर हम हम उन ड्रामेटिस्ट के साथ अगर हम उनका शुमार करते तो हमें ये भी पता चलता है उसके काम से कि एक्चुअली उसके डेकर के वर्क में हैप्पीनेस थी और एक सनी टाइप नेचर था, प्लीजेंट सिचुएशन थी और एरेटिक जीनियस था। उसके प्लेस जो थे वो तकरीबन कॉमेडीज थे और उसमें एट्रैक्शंस भी थी, अनयूजुअल एट्रैक्शंस थी। एंड बिकॉज क्योंकि इसके वर्क में स्वीटनेस यहाँ पर वी हैव अ स्वीटनेस, उसके वर्क में स्वीटनेस था। एंड इसके अलावा सेंटिमेंटलिटी और इंटीमेट नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन एंड थिंग्स हैव लेड टू हैव बीन led to his being called the Dickon of the Elizabeth age। तो इसको अपने दौर का डिकन कहा जाता था। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी कि इसका जो प्लॉट था वो कियोटिक था। उसका प्लॉट बहुत ज़्यादा कियोटिक था, उसकी सही कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। और दूसरा उसने अपने ब्लैंक वर्स में लिखे थे और जिसकी वजह ब्लैंक वर्स में जो फ्रीक्वेंटली गिव्स प्लेस टू द प्रोज, जो प्रोज उसमें प्रोज में बहुत ज़्यादा आ रहा था कंपैरेटिवली वर्स। और इसके अलावा उसकी जो प्रोज राइटिंग थी, जो ब्लैंक वर्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। लेकिन फिर भी उसने अगर हम उसके वर्क्स को डिस्कस करते हैं थॉमस डेकर को, तो उसके वर्क में सबसे पहले हमारे पास है द शू मेकर्स हॉलीडेज़, द शूज़ मेकर्स, द shoemaker's holiday, ये भी है। उसके बाद द ओल्ड फॉर्चुनेट्स, ये भी एक ड्रामा है जो उसने लिखा था थॉमस डेकर ने अपने वर्क में। और इसके अलावा एक और था थर्ड नंबर पर, वी हैव अ सिटायरो मैस्टिक्स, ये भी एक ड्रामा था उसने। और इसके अलावा उसने ही कोलैबोरेटेड विद अदर प्ले राइट, बाकी प्ले राइट्स के साथ भी उसने काम किया था, जिसमें फ्रॉड भी था, रोले भी था, विद हुम ही रोट द वीच ऑफ द एडमॉन्टन ये भी था। और इसके साथ मैसेंजर के साथ भी उसने वर्जन ऑफ मार्टर पर भी काम किया था। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट थॉमस डेकर। थॉमस मिडल्टन जो है वो 1570 में पैदा हुआ, 1627 इज़ द ईयर ऑफ हिज डेथ। वो भी लेटर ड्रामेटिस्ट में आता है
और वो लंदन में पैदा हुआ था। उसने ही स्टार्ट राइटिंग फॉर द स्टेज इन 1620 में, और उसके बाद ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इक्वेबल एंड लिटरेरी ऑफ द ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज। सो उसने ही हैज़ अ डिसाइडेड fanciful turn. He was a close observer, वो critic भी था of the life of the time. So a dramatist who on a few occasions can rise to the height of greatness, वो to the height of greatness अपने दौर में इतना भी आया था कि उसके जो powerful plays थे जिसको चार्ल्स लेम ने भी उसको अप्रिशिएट किया था, उसमें से हमारे पास एक है द चैलेंजिंग, the challenging, not challenging, the changelings, the changeling जो तकरीबन 1624 में उसने प्रोड्यूस किया था। उसके अलावा एक और भी था, women be aware, beware women beware of women, ये 1622 में उसने प्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा एक और भी वर्क था जिसको द विच ये था उसका वर्क, और विच बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू द मैकबथ एंड स्पेनिश जिप्सी, जो लिखी थी। इसके अलावा एक और रोमांटिक कॉमेडी उसने लिखी थी जो एस यू लाइक के उस पर बनी हुई थी। तो जो अलॉन्ग द डेकर के साथ भी उसने कई सारे वर्क लिखे थे, जिसमें से रोरिंग गर्ल है, मॉल कट प्रेस है। तो इस तरह से उन्होंने बाकी राइटर्स के साथ भी कोलैबोरेट किया था थॉमस मिडल्टन ने। थॉमस है भी अदर ड्रामेटिस्ट में आता है ऑफ द एलिज़ाबेथन पीरियड, और 1575 इज़ द ईयर ऑफ हिज बर्थ, एंड 1650 में ही डाइड। सो ही वाज बोर्न इन लैंकनशायर एंड एजुकेटेड। उसने अपनी एजुकेशन जो थी वो कैम्ब्रिज से हासिल कर ली थी, और उसके बाद फिर वो ऑथर एंड ड्रामेटिस्ट इन लंदन वो बन चुका था। उसने अपनी जो ड्रामास थी ही वाज द ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम, और उसने ही एक्सेल्ड इन हिज पिक्चर ऑफ लंदन लाइफ। उसने लंदन लाइफ को पोर्ट्रे किया था, एंड उसके जो मैनर्स थे, नॉट ओनली द लाइफ बट एक्चुअली द मैनर एज वेल। तो एक ड्रामा जो था उसने वो उसका वर्क था विमेन किल्ड with kindness, women killed with kindness। और ये एक पैथेटिक स्टोरी थी ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ की। दूसरी जो स्टोरीज थी जो ड्रामा था द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, जो एक्चुअली एक मेलो ड्रामा था with a plenty of fighting of a popular kinds। so ये women killed with kindness जो है ये 1603 में इसको पब्लिश किया गया था, और एक्चुअली इसमें कंटेन सम स्ट्रांगली पैथेटिक सीन्स ये भी हैं, और पैथेटिक सीन्स। इसके अलावा एक और ड्रामा था जो इसने लिखा था द इंग्लिश ट्रैवलर, और ये इंग्लिश ट्रैवल उसने 1663 में लिखी थी। इसके अलावा ये थोड़ा सा स्लाइटली इन्फीरियर था द वुमेन किल्ड विद द वुमेन। सो उसके जो बाकी प्लेस में थे द रॉयल किंग एंड द लॉयल सब्जेक्ट, द रॉयल किंग एंड लॉयल सब्जेक्ट ये था। तो
इसके वर्क्स जो थे बहुत ही ज़्यादा क्लम्जी हिस्टोरिकल ड्रामास थे, जिसमें किंग एडवर्ड द फोर्थ भी है। जॉन वेबस्टर जो था, जो उसने जॉन वेबस्टर्स के साथ खुद पब्लिश किया था। तो ये वर्क जो था थॉमस हेवुड का था, और थॉमस हेवुड जो था वो भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स में वन ऑफ द लेटर ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिज़ाबेथन राइटर्स में आता है। ये जो लास्ट हमारे पास ड्रामेटिस्ट है एलिज़ाबेथन एज का, ये है हमारे पास जॉन वेबस्टर, और इसने डचेस ऑफ माल्फी और द वाइट डेवल और द डेवल्स लॉ केसेस, तो इस तरह से उसने ड्रामास लिखे थे। तो वेबस्टर की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, सिर्फ हमें इतना पता है कि वो किंग्स जेम्स द फर्स्ट के अंडर क्या था, एक ड्रामेटिस्ट था, और उसकी अपनी जो यूनिक पावर्स थी ऑफ एक्सप्रेशन, वो तकरीबन इसको शेक्सपियर के साथ इक्वल बनाता है। लेकिन उसका जो टैलेंट था वो सिर्फ और सिर्फ लार्जली डिवोटेड टू द ब्लड एंड थंडर्स प्ले, उसमें बहुत ही ज़्यादा हॉरर था, हॉरर ऑफ द इवेंट्स था, और उसने जो एनालिसिस की थी वो बहुत ही सटल एनालिसिस थी, डिफ़िकल्ट एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स की थी। उसका जो प्लॉट था वो भी कोई खूबसूरत वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट नहीं था, एंड देयर इज़ स्टिल सम क्रूडनेस ऑफ द इंसिडेंट। और लेकिन सबसे जो अहम स्ट्राइकिंग चीज़ जो थी, जो शेक्सपियर में नहीं थी, वो हॉरर था। एग्जेजरेटेड फॉर्म तक हॉरर उसने लेकर आया था। तो हिज हॉरर्स आर तो वो इसकी वजह से उसकी प्लेस मशहूर है। और ही डील्स विद द ग्लूमी स्पिरिचुअल थीम्स, यहाँ पर हम इसके साथ लिख लेंगे कि ही डील्स विद द ग्लूमी स्पिरिचुअल supernatural and themes, great crimes, और इसके अलावा जो था इमोशंस, डिफ़िकल्ट इमोशंस, इन सारी चीज़ों को जॉन वेबस्टर्स ने बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया था। तो इसकी वजह से वो एक हाइट पर पहुंच गया था। तो जॉन वेबस्टर्स के जो ड्रामास है उसमें हमारे पास है द डचेस ऑफ माल्फी, इसके अलावा द वाइट डेवल, और ये उसके ड्रामास थे द वाइट डेवल्स। एक और भी था द डेवल्स लॉ केसेस, द डेवल्स लॉ केस, तो ये भी उसका एक ड्रामा था। तो इस तरह से ये जो लेटर ड्रामेटिस्ट थे हमने उन पर डिस्कशंस कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।